हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिगार्डिंग कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी और उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। उसी के अंदर एक पॉइंट और है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट is also explained on the basis of their electronic configuration D0, D5, D10, कि जहां ये कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। जैसे कि टाइटेनियम +2 भी शो करता है, +3 भी और +4 भी। तो इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? तो टाइटेनियम +4 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ डी का कॉन्फ़िगरेशन 0 हो गया है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर चला जाता है। तो जहां ये कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी। सिमिलरली बात करूं मैग्नीज की, Mn2 पॉजिटिव है, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Mn3 पॉजिटिव। क्यों होगा? Mn2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है बजाय Mn3 पॉजिटिव के। सिमिलरली एक तो फैक्टर ये है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? दूसरा फैक्टर है रिडक्शन पोटेंशियल, कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते थे या रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं वहां पर, तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एलिमेंट पहले रिड्यूस होगा। तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है +1 और +2 में से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर एक्सप्लेन होती है। कॉपर 1 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.52 और कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, तो ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। 1 पॉजिटिव आसानी से रिड्यूस हो गया, मींस लेस स्टेबल है। तो Cu2 पॉजिटिव एक्वस मोर स्टेबल होगा Cu1 पॉजिटिव से। तो ये बातें थी रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो पिछले लेक्चर से कंटिन्यू हम यहाँ पर कर रहे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 2, मेटालिक कैरेक्टर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो टिपिकल मेटल होते हैं। टिपिकल मेटल होने का मतलब है कि जितनी भी मेटल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो मेलेबिलिटी की बात हो, डक्टिलिटी की बात हो, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात हो, लस्टर्स की बात हो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की होती हैं वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है। यही बात यहाँ मेंशन की गई है। दे आर टिपिकल मेटल्स, दे पोजेस द मेटालिक लस्टर, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सभी चीजें उनके अंदर है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर किस वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और मेटालिक प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्यों शो कर रही है? दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती है, ज्यादा नहीं होती है इस वजह से। और जो हार्डनेस या ब्रिटलनेस आती है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, वो किसकी वजह से आती है? इट इज ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट में दोनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, कि जब एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो हार्डनेस और ब्रिटलनेस है वो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से आई है, इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक रेडियस से रिगार्डिंग, एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वेरी करती है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जब एस ब्लॉक एलिमेंट से डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ आते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज होती है। वही ट्रेंड इनके अंदर प्रेजेंट है कि इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉलर है। दे आर स्मॉलर एटॉमिक रेडियस
देन कोरस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनकी एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होगी। दिस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अप टू मिडल, और ये जो एटॉमिक रेडियस है जब सीरीज के अंदर वेरिएशंस पढ़ेंगे, चेंजेस पढ़ेंगे, तो मिडल तक तो ये डिक्रीज होती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है और स्लाइटली इंक्रीज होती है एंड ऑफ द सीरीज। तो ऐसा क्यों है, क्यों वेरिएशंस इसमें इस तरीके का आ रहा है, रेगुलर नहीं आ रहा है? तो उसका रीजन क्या है? यहाँ तो ट्रांजिशन सीरीज लिखी गई है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मिडल तक दिखाया गया है डिक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड एरो लगा के डिक्रीज के लिए, उसके बाद कांस्टेंट हो रही है, कॉपर से जिंक चलते हैं तब स्लाइटली इंक्रीज होती है। तो इसको समझने के लिए आपके दिमाग में बच्चों अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का और स्क्रीनिंग कांस्टेंट का, ये दोनों इफेक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आपको नहीं है ध्यान तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर ही स्लेटर रूल के नाम से, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के नाम से और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से वीडियो बनाएगी है, आप उस वीडियो लेक्चर की हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो। तो डिक्रीज होने का रीजन क्या है? डिक्रीज तो इसलिए हो रही है कि मिडल तक तो अनपेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 5 में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो इसलिए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा रहता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो कम रहता है, जिसको सिग्मा से लिख रहे हैं। लेकिन जब मिडल के बाद चलते हैं तो मिडल के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, पेयरिंग होने की वजह से जो स्क्रीनिंग है वो बढ़ती चली जाती है। तो स्क्रीनिंग बढ़ने की वजह से जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। यहाँ तो क्या लिखेंगे, अब ये बात आपको नोट करनी है कि इन द बिगिनिंग अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, इट पुल द ns इलेक्ट्रॉन इनवर्ड्स एंड रिड्यूस द साइज। कि बिगिनिंग के अंदर, शुरुआत के अंदर या मिडल तक अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था और वो ns इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इनवर्ड कर रहा था, पुल कर रहा था और साइज को रिड्यूस कर देता था। After the middle, the magnitude of screening constant start to increase due to pairing of electrons. इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की वजह से जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो इन द मिडल टू एंड ऑफ द सीरीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज नियरली सेम। एंड इन द एंड ऑफ द सीरीज जब लास्ट में पहुंचते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ता जा रहा है मिडल के बाद, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो गया आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसलिए साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बात आपको डिक्टेट करनी है, लिखनी है। इसके बाद आपको क्या क्या लिखना था, यहाँ तक लिखनी है। बिगिनिंग का था कि आफ्टर द मिडल ऑफ द सीरीज magnitude of screening effect, screening constant increases due to pairing of electron in inner orbitals and it become equal to effective nuclear charge, and in the end of the series the magnitude of screening effect is higher than effective nuclear charge, so there is increase in the size। ये बात थी लेफ्ट से राइट की वेरिएशंस की। अब बात कर लेते हैं टॉप से बॉटम, ग्रुप के अंदर किस तरीके से वेरी करेगी उसकी बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप, कि ग्रुप में कैसे वेरी करेगी। आमतौर पर एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, यही बात यहाँ लिखी गई है कि एटॉमिक रेडियस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। ये बात 2 सीरीज तक तो सही रहती है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D और 6D सीरीज। तो 3D से 4D तक तो बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स तो यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ जो साइज है वो सिमिलर आ जाता है। इस बात पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई द साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट सिमिलर। तो 5D में क्या हो जाता है, 5D सीरीज के अंदर जो लेंथेनम है उसके बाद के 14 एलिमेंट गायब हो गए हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट में चले गए हैं, इसलिए वहां अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और वो साइज डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होकर किसके बराबर हो जाता है, 4D सीरीज एलिमेंट के बराबर हो जाता है। इसलिए 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। ओके, ये बात यहाँ लिखी गई है, इस पे क्वेश्चन नोट करना है कि जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैज सिमिलर साइज। डायरेक्टली ना पूछकर जिरकोनियम
4D सीरीज से बिलोंग करता है, हफनियम 5D सीरीज से बिलोंग करता है। इनका साइज सिमिलर क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन 5D सीरीज एलिमेंट। 5D सीरीज यहाँ पर कौन सा हो गया? हफनियम हो गया है। सेम ट्रेंड आता है आयनिक रेडियाई के अंदर। यही बात यहाँ लिखी गई है कि आयनिक रेडियाई किस तरीके से वेरी करेगी। वही ट्रेंड है, लेफ्ट से राइट डिक्रीज होना है आमतौर के ऊपर आयनिक रेडियस को, टॉप से बॉटम जैसे इंक्रीज होती है। अगर सेम एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो साइज घटता चला जाएगा। जैसे आयरन 2 पॉजिटिव दे दें आपको और एक आयरन 3 पॉजिटिव दे दें, सेम एलिमेंट है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो आयरन 3 पॉजिटिव का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू आयरन 2 पॉजिटिव के कंपैरिजन के अंदर। तो ये बात थी एटॉमिक और आयनिक रेडियस से रिगार्डिंग सेकंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, थर्ड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। नंबर 4, एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी से रिगार्डिंग। एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी ट्रांजिशन एलिमेंट में किस तरीके से वेरी करेगी? तो एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट की कम होती है कोरस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट से। क्यों कम होगी? क्योंकि साइज इनका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उनकी एटॉमिक वॉल्यूम कम है एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन के अंदर। एटॉमिक वॉल्यूम कम होगी तो डेफिनेटली डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। मास तो बढ़ रहा है इनका और वॉल्यूम इनकी कम हो रही है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर या हैव हायर डेंसिटीज। कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी ज्यादा होती है, उनका साइज छोटा है और एटॉमिक मास ज्यादा होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट में भी जब सीरीज में चलते हैं तो जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है, मींस सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है कोरस्पॉन्डिंग 3D सीरीज एलिमेंट के कंपैरिजन के अंदर। और 6D तो आपको पता ही है कि हैवियर एलिमेंट कहलाते थे। तो जैसे जैसे सीरीज में चलोगे नीचे, उनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, एटॉमिक मास उनका बढ़ता चला जाता है। यही बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। दे हैव हाई डेंसिटी, सेकंड और थर्ड रो की जो वैल्यूज है वो बहुत ही हाई होती है, उनका एटॉमिक मास ज्यादा है। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। हैवीएस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? ट्रांजिशन एलिमेंट इरिडियम है, 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है। उसके सिमिलरली ही ऑस्मियम है। अगर इरिडियम ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑस्मियम है, 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और लाइटेस्ट की बात कर लें कि लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, तो स्कैंडियम है। कितनी हो जाएगी? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बातें थी रिगार्डिंग द डेंसिटीज और एटॉमिक वॉल्यूम से। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, लिंक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।